गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका जो वर्ड है उसका मतलब होता है कॉपी। सो हम बात कर रहे हैं अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? डीएनए से डीएनए की कॉपी करना। ठीक है, जब भी कोई सेल डिवाइड कर रही है तो उस टाइम पे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगी? ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? देखिए ये है सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल का मतलब क्या? जहां से कोई स्टार्टिंग हुई है वहीं पे क्या होगी? वापस प्रोसेस एंड हो जाएगी। ये जो सेल साइकिल है इसके दो फेज होते हैं, एक होगा इंटरफेज, एक होगा एम फेज। एम फेज होता है डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज है जो वो है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें कोई एक सेल क्या करती है? डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। ठीक है, जो सारे एंजाइम्स, एनर्जी, जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो इस प्रिपरेटरी फेज में, इस इंटरफेज में वो कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो इस इंटरफेज के 3 स्टेप होते हैं, G1, S और G2 फेज। गैप 1 सिंथेसिस फेज, गैप 2। ठीक है, और इसके बाद ये एम फेज स्टार्ट होगा। एम फेज 2 स्टेप होंगे, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस है जो, उसके ये 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सब हम +1 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब स्टेप्स। सो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा? इन 4 फेज से क्रॉस करना पड़ेगा सेल को, देन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगी टीलोफेज में आके, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। इस कंप्लीट फेज को हम क्या बोलते हैं? एम फेज बोलते हैं। जो ये एस फेज है ना, सिंथेसिस फेज, इस फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए से डीएनए की एक और कॉपी बन जाएगी। सो ड्यूरिंग इन एस फेज ऑफ इंटरफेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन है जो वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो 2 स्ट्रैंड है ना हमारे पास डीएनए की, दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगी? सेपरेट होंगी। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, दोनों हुई सेपरेट। दोनों सेपरेट स्ट्रैंड के सामने एक एक नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक एक नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इन विच वन स्ट्रैंड ऑफ डॉटर डुप्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट वाइल द अदर फॉर्म्ड इज न्यू। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 2 स्ट्रैंड थी, दोनों की दोनों स्ट्रैंड के सामने एक एक नई स्ट्रैंड बनी। तो जो नई स्ट्रैंड बनी है, जो नई डॉटर स्ट्रैंड बनेगी, हमारे पास डॉटर डीएनए बनेगा, डुप्लेक्स बनेगा। डुप्लेक्स का मतलब 2 स्ट्रैंड। तो जो डुप्लेक्स बना है उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट की आई है और एक आई है न्यू। ठीक है, अब एग्जैक्ट न्यू बनती तो अलग चीज बोलते हैं, दोनों की दोनों एज इट इज पेरेंट्स वाली 5 हो जाती तो नई चीज बोलते हैं। हम बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? एक स्ट्रैंड नहीं बनेगी और एक क्या है? पेरेंट वाली ही प्रोवाइड की जाएगी डॉटर डीएनए को। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास डीएनए। ठीक है, डुप्लेक्स के फॉर्म में 2 स्ट्रैंड है इसके पास। अब ये दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड है ये ओपन होंगी। ठीक है, कॉपी बनानी ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है इस कोइलिंग को क्या करना, हमें ओपन करना। ओपन करने के बाद क्या होगा? मान लीजिए एक स्ट्रैंड हमारे पास ये आ गई और एक स्ट्रैंड ये आ गई। एक की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी की क्या डायरेक्शन होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्या है? पेरेंट स्ट्रैंड्स है डीएनए की। अब इस स्ट्रैंड के सामने क्या होगी? नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है? हमारे पास न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, अब जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की होगी। इसके सामने तो ये डायरेक्शन हो सकती है। दूसरी स्ट्रैंड है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इसके सामने नई स्ट्रैंड बनी, ये भी, ये इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन है जो, उसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रैंड तो पेरेंट की थी और एक बनती जा रही है न्यू, एक पेरेंट की और एक न्यू। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं।
एक पुरानी चीज है और एक क्या है, नई चीज है। तो हाफ पुराना और हाफ नया, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव बोला जा रहा है। और ये जो एक्सप्लेन किया गया था, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये किया गया था बाय वुड्स एंड क्रीक मॉडल। वुड्सन और क्रीक ने अपना जो डीएनए का मॉडल दिया था डुप्लेक्स का, उस मॉडल की हेल्प से ये बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन दो नए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट दिया और उसके बेसिस पे ये प्रूफ किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो दिया था मिचेल्सन और स्टाल ने, ठीक है। मिचेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। बट जो एक्सप्लेनेशन है, स्टार्टिंग किसने प्रोवाइड की थी, वुड्सन एंड क्रीक के मॉडल ने ही बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। डन। और डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर साइट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होगी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओआरआई साइट भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे ओरिजिन्स प्रेजेंट हो। ओरिजिन्स का मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से क्या होगी रेप्लिकेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स में तो लार्ज नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है रेप्लिकेशन के। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड, एक सीरीज चाहिए एंजाइम्स की। ई कोलाई है जिसके पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर हैं, और ह्यूमंस के पास क्या होता है, डिप्लॉयड कंटेंट की बात करें तो 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। अब ई कोलाई में थोड़े इतने कम बेस पेयर हैं, तो इसमें ये प्रोसेस 38 मिनट्स में कंप्लीट होगी। कैसे कंप्लीट हुई, जो ये पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, नए न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होना है। मतलब ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है इसके सामने नई स्ट्रैंड बनी है। नई स्ट्रैंड कैसे बनी होगी, नए न्यूक्लियोटाइड तो ऐड हुए होंगे, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन, नए न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, जिसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और डीएनए की नई स्ट्रैंड बन जाएगी, वो 38 मिनट्स में कंप्लीट होगी। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर टोटल ये काउंट है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स 2000 बेस पेयर पर सेकेंड काउंट हो रहे हैं। अब बेस पेयर की बात करें, इट मीन्स क्या बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड हो रहे होंगे। पॉलीमराइजेशन है जो बेस पेयर की, मतलब नंबर वो जो ऐड हो रहा है, ऐड होते जा रहे हैं बेस पेयर, वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए बट विद एक्यूरेसी, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मिस्टेक हुई तो इसका मतलब जो नया डीएनए बन रहा है वहाँ पे क्या होगी, म्यूटेशंस अराइज हो जाएंगी, और म्यूटेशन से क्या होंगी, डिफरेंट डिसीज हो सकती हैं। अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इतने सारे एंजाइम चाहिए, तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेसिस, और एक क्या ऐड हो जाता है, मोनोफॉस्फेट। तो दोनों ही टर्म का मतलब एक ही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, पेंटोज शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेसिस, वो क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसाइड, प्लस में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, तो क्या बन गया हमारे पास, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया। इन आर फोस्फोराइलेटेड, फोस्फोराइलेटेड का मतलब क्या, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए जाएंगे। एक फॉस्फेट था ना पहले, अब इसमें क्या है, 2 और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए जाएंगे, ताकि ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये किस में आ जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म है जो न्यूक्लियोटाइड्स की, उसमें कितने फॉस्फेट होंगे, 3 होंगे। नॉर्मली कितने फॉस्फेट होते हैं, 1 ना, मोनोफॉस्फेट, बट यहाँ पे 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, फोस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, नाम से समझ जाएंगे, फोस्फोराइलेज एंजाइम। अब जो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या, 3 फॉस्फेट ऐड होगी। पहले कितने थे, एक ही फॉस्फेट थे। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, फोस्फोराइलेटेड कर दिया उनको, मतलब 2 और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए। तो अब जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनेंगे वो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
इसके दो पर्पज होंगे, दो काम करेगा ये। एक तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट की तरह क्या करने का मतलब क्या है, यही स्टार्टिंग करेंगे ना, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करनी है, तो न्यूक्लियोटाइड एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करें, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड होते जाएंगे और डीएनए की स्ट्रैंड बनती जाएंगी। तो सबस्ट्रेट समझ गए, जो एड रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे और उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कैसे मिलेगी, इन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से मिलेगी। अब ट्राइफॉस्फेट की बात करें, मीन्स हमारे पास क्या 3 फॉस्फेट्स हैं। 3 फॉस्फेट्स में से जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल का मतलब क्या, मान लो ये हमारे पास 3 फॉस्फेट बने, तो फर्स्ट ये और ये जो दोनों के दोनों टर्मिनल फॉस्फेट है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एटीपी में 3 ट्राइफॉस्फेट होते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वहाँ पे भी 3 है। 3 में से जो टर्मिनल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के बारे में।